हेलो डियर ऑल। जहाँ पे हमारा क्लास डिसकंटिन्यू हो गया था टेक्निकल रीज़न से, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं ये इलस्ट्रेशन आपका 10 और 12 इसको रिकॉल करा देता हूँ। एग्जाम्पल 10 था, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लीविंग द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन करके समझाया था। अगर मैं ये मानता हूँ कि एक नंबर है n, द नंबर इज n, एक नंबर है अपना n, हम n से डिवाइड देते हैं अगर 245 और 1037 को, तो रिमाइंडर क्या दे रखा है, दोनों ही केस में अपना रिमाइंडर है 5। ओके, तो मैं इसको इक्विलेट डिवीजन लेमा के फॉर्म में क्या लिखूंगा, 245 डिवाइडेड है ना, 245 कैन बी रिटन 245 इजकल्स टू n इंटू ए। यहाँ पर n है अपना डिवाइजर, ए कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, प्लस रिमाइंडर क्वेश्चन में गिवन है 5। ओके, सिमिलरली 1037 को हम लिख सकते हैं 1037 इजकल्स टू n इंटू बी प्लस 5। क्लियर है। अगर मैं इस इक्वेशन में 5 को शिफ्ट करता हूँ, यानी कि सब्ट्रैक्ट 5 करता हूँ बोथ साइड, तो ये फाइनली रहेगा 245 माइनस 5 इजकल्स टू n इंटू ए, 1037 माइनस 5 इजकल्स टू n इंटू बी। ओके, और ये अपने को मिलेगा 240 इजकल्स टू n इंटू ए एंड 1032 इजकल्स टू n इंटू बी। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, अपने को क्या निकालना था क्वेश्चन में, अपने को निकालना था वो नंबर जिससे इनको डिवाइड देना था, जिसको अपन ने क्या माना था, n माना था। तो अब जो इक्वेशंस अपन के सामने हैं, है ना, इन इक्वेशंस में हम देखते हैं तो n क्या है, n यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर है इन दोनों नंबर्स का। ओके, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा था, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर मतलब हाईएस्ट वैल्यू। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि अगर हमें इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दे तो अपने को n मिल जाएगा। तो सिंपली हमने 240 और 1032 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था, ये आया था अपन का 24, और ये अपना n की वैल्यू है। ठीक है, अब अगर आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर है तो आपको ये पता है कि भाई जो भी कोई नंबर से हम इन दोनों को डिवाइड देते तो रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो हम अगर इसको एग्जैक्ट मल्टीपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस नंबर के, तो हमें रिमाइंडर को हटा देना चाहिए। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो हम लिख देते हैं द नंबर्स आर 245 एंड 1037। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इन एग्जैक्ट मल्टीपल, तो रिमूव किया रिमाइंडर, रिमाइंडर रिमूव कर देंगे इस तरीके से और लिख देंगे द मल्टीपल्स आर 240 एंड 1032। ओके, तो अब क्योंकि ये एग्जैक्ट मल्टीपल है उस नंबर के, तो अब हम क्या करेंगे, इनसे फैक्टर निकाल लेंगे, देन फाइंड देयर एचसीएफ। ठीक है, क्लियर है। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट पूरा एक है। बुक में आपको डायरेक्ट मेथड लगाना है, हो सकता है स्कूल में भी डायरेक्ट मेथड फॉलो किया जाए। ओके, ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर रहेंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 12 था, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड्स 2898 436 एंड 542 लीविंग द रिमाइंडर 7 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। फर्क क्या है कि पहले वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर 5 था, यहाँ पे तीन अलग अलग रिमाइंडर है। ओके, तो हमने क्या किया, इनको मान लिया कि जो नंबर है डिवाइजर है वो n है। ओके, और इक्विलेट डिवीजन लेमो की फॉर्म में लिख दिया, सिमिलर जैसा अभी हमने ऊपर किया था। देन हमने लिखा 298 इसकस टू n इंटू ए क्या है, यहाँ पर ए इसका क्वेश्चन है और रिमाइंडर दिया था। 436 इसकस टू n इंटू बी प्लस 11 एंड सिमिलरली 542 इसकस टू n इंटू सी प्लस 15। क्लियर है। अब हम इक्वेशंस में करस्पॉन्डिंगली, पहले इक्वेशन में 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड, दूसरे इक्वेशन में हम 11 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बोथ साइड, और तीसरे इक्वेशन में हम 15 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बोथ साइड। क्लियर है। तो फाइनली आफ्टर सब्ट्रैक्शन आपको मिल जाएगा 391 इसकस टू n इंटू ए, 425 इसकस टू n इंटू बी एंड 527 इसकस टू n इंटू सी। क्लियर है। अब यहाँ पर अगेन हमें क्या चाहिए, n चाहिए, और n क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, और क्वेश्चन ने लार्जेस्ट वैल्यू मांगा था, इसलिए हम क्या निकाल देंगे, तीनों का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट शुड बी 17। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे द गिवन नंबर्स आर, जो तीनों नंबर गिवन है वो लिख देंगे,
ठीक है। द रिमाइंडर्स आर, तीनों रिमाइंडर लिख देंगे। अब आप लिखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, द मल्टीपल्स आर, द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द नंबर आर, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। अब क्योंकि ये तीनों एग्जैक्ट मल्टीपल हैं उसके, है ना, तो अपन क्या निकाल देंगे, नाउ कैलकुलेट देयर एचसीएफ, और एचसीएफ निकालेंगे, दैट इज द आंसर। ठीक है। आगे चलते हैं। मैं रेंडमली कुछ एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ता हूँ। मैं जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है मैं सारे एग्जांपल्स कराता चलता हूँ। ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसा रहेगा तो आप लोग अपने डाउट्स मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, और मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करूँगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 13। Two tanks containing 504 and 735 liter milk respectively. The maximum capacity of a container which can measure the milk of either tanks an exact number of times. ठीक है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन कि अपने पास में दो टैंक हैं, एक टैंक 1 ओके और एक टैंक 2। ठीक है ना। टैंक 1 में अपने पास है 504 लीटर मिल्क, ओके। टैंक 2 में अपने पास है 735 लीटर मिल्क। क्लियर है। अपने को क्या करना है, अपने को एक कंटेनर लेना है जिनसे जिससे इस मिल्क को हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर कर लें। ठीक है। मतलब यानी कि जैसे कि अपने यहाँ दूध देने वाला जब दूध देने आता है तो उसके पास एक मग होता है ना, जिससे वो उसको मेजर करता है। ओके। इसी तरीके से एक मग से हमें इसको मेजर करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये पूछा है कि उसका कैपेसिटी कितना होगा। ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर होगा, तो ठीक है ना, मान लेते हैं द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, ठीक है, इज एन लीटर्स। कैपेसिटी ऑफ कंटेनर क्या है, एन लीटर्स। तो अगर हम 504 लीटर मिल्क को मेजर करेंगे एन इंटू ए टाइम्स, मान लेते हैं ये एग्जैक्टली मेजर हो जाएगा। ओके। इधर ए क्या है, एक होल नंबर है। होल नंबर क्यों मान रहा हूं मैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली मेजर हो रहा है। ओके। दूसरा, अगर मैं 735 लीटर मिल्क को इस कंटेनर से मेजर करूंगा तो एन इंटू वी टाइम्स में ये मेजर हो जाएगा। इधर बी क्या है, बी अगेन एक होल नंबर है। अच्छा, एन क्या है, अपना कंटेनर का कैपेसिटी। ओके। तो यहाँ सिंपली आप लोगों को दिख जाएगा अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की, है ना। और एन यहाँ पर क्या है, फैक्टर है। तो सिंपली क्या करना है अपने को, एस सी एफ फाइंड कर देना है। ठीक है। आप लोग सिंपली एस सी एफ फाइंड कर देंगे 504 एंड 735 का, तो आपको आंसर मिल जाएगा। द आंसर इज एस सी एफ है इसका 21 लीटर। ओके। यानी कि 21 लीटर कैपेसिटी का कंटेनर अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो 504 लीटर्स को भी एग्जैक्ट नंबर्स में मेज़र कर देगा, और 735 को भी एग्जैक्ट नंबर्स में मेज़र कर देगा। ये एग्जैक्ट नंबर का मतलब है कि होल नंबर्स में। ओके। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ कंटेनर्स कंप्लीटली फिल हो गए और कुछ अधूरा रह जाए। ठीक है ना। यहाँ पे एग्जैक्ट का मतलब है कि सारे कंटेनर्स फुल्ली फिल्ड रहेंगे। ओके। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 14। An army contingent of 612 members is to march behind an army band of 48 members. Okay? यानी कि आर्मी में एक तो कंटिजेंट है, ठीक है, ये कितने मेंबर्स का है, ये है आपका 612 मेंबर्स का। और एक बैंड है आर्मी का, बैंड कितने मेंबर्स का है, बैंड है 48 मेंबर्स का। ओके। आपको क्या करना है, आर्मी के कंटिजेंट को अरेंज करना है कि वो बैंड के पीछे मार्च करने वाले। ओके। द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम। ओके। यहाँ पर क्या चीज कॉलम सेम है, कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। यानी कि मैं पहले अगर बैंड को अरेंज करता हूँ तो बैंड में नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 डॉट 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 एन नंबर ऑफ कॉलम है। इस तरीके से बैंड मेंबर्स इसमें अरेंज रहेंगे। ओके। क्लियर है। देयर आर एन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कितने कॉलम्स हैं, एन नंबर्स ऑफ कॉलम्स हैं, और हर कॉलम में कितने मेंबर्स हो सकते हैं वो डिपेंड करेगा। ओके। आगे नेक्स्ट,
अब इसके पीछे हम कंटिजेंट्स को अरेंज करेंगे, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है तो अगेन 1 2 3 एंड सो ऑन n नंबर ऑफ कॉलम्स में कंटिजेंट अरेंज हो जाएंगे। ओके ठीक है, ये कंटिजेंट अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये कितने हैं टोटल, बैंड है आपका 48 मेंबर्स का और कंटिजेंट्स है 612 मेंबर्स के। ठीक है क्या, अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, मैंने मान लिया कि बैंड में हर कॉलम में ए नंबर ऑफ मेंबर्स अरेंज्ड है। ओके, और मैंने मान लिया कि कंटिजेंट में हर कॉलम में बी नंबर ऑफ मेंबर्स अरेंज्ड है। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से, टोटल बैंड का नंबर है 48। तो ये 48 क्या है, n नंबर्स ऑफ कॉलम में इन ईच देयर आर ए, तो ये बनेगा n इंटू ए इसकस टू 48, यानी कि ए हर कॉलम में कितने हैं, ए मेंबर्स हैं और कितने हैं n कॉलम्स, तो फाइनली ये बन गया n इंटू ए 48। सिमिलरली यहाँ पे बनेगा n इंटू बी इसकस टू 612। ओके क्लियर है, तो अब ध्यान से वही हमें समझना है यहाँ पे। कुल मिलाकर काफ़ी हद तक कुछ क्वेश्चनों में अपने को यहाँ मल्टीपल और फैक्टर्स को ही समझना है। अपन का कॉलम का नंबर क्या था, n था, तो यहाँ पर n क्या है, n दिख रहा है, फैक्टर है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली SCF हम निकाल देंगे किसका, 48 एंड 612 का। ओके, एंड SCF आप कैलकुलेट कर लेंगे, इट बिकम 12, ये आएगा 12। ओके, यानी कि 12 कॉलम्स में अरेंज किया जाएगा, पहले बैंड को और उसके बाद में कंटिजेंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल 15। ओके, स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 150 बादाम बर्फीज। You want to stake them in such a way that each stake has the same number and they take up the least area in the tray. ठीक है, how many of these can be placed in each stake। ठीक है, एक स्टेक में कितनी बर्फी आएंगी एंड हाउ मेनी स्टेक्स आते हैं और कितनी गड्डियाँ बनेंगी। ठीक है, एक ध्यान से समझना है, अपने पास में काजू की बर्फी है कितनी 420 और अपने पास में बादाम की बर्फी है कितनी 150। ओके, इनको हर एक को हमें गड्डियों में लगाना है और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि गड्डी को इस तरीके से हमें तैयार करना है कि जो ट्रे में कम से कम स्पेस को ऑक्यूपाई करें, एरिया ऑफ स्पेस ऑफ द ट्रे वो मिनिमम ऑक्यूपाई करें। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ स्पेस ऑफ ट्रे मिनिमम ऑक्यूपाई कब करेंगी बर्फियाँ, जब ये गड्डियाँ बहुत ऊंची होंगी, मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाएंगी। ठीक है क्या, हाईएस्ट हाइट तक जाएंगी ये। ठीक है ना, ओके, तो ध्यान से समझना है, जो काजू की बर्फी है 420, ठीक है ना, इसकी हमने कुछ गड्डियाँ बना दी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम गड्डी की हाइट एक हाईएस्ट हाइट ले सकते हैं। ठीक है, तो लेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ, अब यहाँ पे एक चीज और अज्यूम करते हैं कि सारी बर्फियाँ एक जैसी थिकनेस की। ओके, तो हाईएस्ट हाइट ऑफ स्टेक ले लिया से h। ठीक है, और कितनी स्टेक्स बन गई से a। ठीक है ना, 420 काजू की बर्फियों की हमने a नंबर ऑफ स्टेक्स बनाया, हर स्टेक्स कितनी हाइट की है, h हाइट की। ओके, या h नंबर ऑफ यहाँ पे बर्फी है हर एक स्टेक में। ठीक है, सिमिलरली 150 इनको बादाम की बर्फियों को हमने नंबर ऑफ बी स्टेक्स में डिवाइड किया, जहाँ पे हर स्टेक कितने का है, अगेन h हाइट का है। ओके, यह ध्यान से समझेंगे, हमें क्या क्या पूछा है, एक तो हर स्टेक पे कितना हाइट होगा, यानी कि कितनी बर्फी हर स्टेक में होंगी, और दूसरा कितनी टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हर एक स्टेक में कितनी बर्फियाँ होंगी, ये यहाँ पर अपन का है h। ठीक है, ये h बताता है कॉमन हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 420 एंड 150 का। ओके, जब आप SCF सॉल्व करेंगे तो आपको SCF मिल जाएगा, दैट इज 30। ठीक है, यानी कि हम 30 पीसेस ऑफ बर्फी को एक गड्डी में अरेंज करेंगे। ठीक है,
अब टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स, तो भैया ये 420 बर्फियों को 30 में अरेंज करेंगे तो कितना रहेगा जी? 14। और ऐसे ही ये 150 बर्फियों को 30 में अरेंज करेंगे तो ये रहेगा 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स कितना बनेगा अपना? 14 प्लस 5, 19। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। अपने पास 420 काजू बर्फी हैं और 150 बादाम बर्फी हैं। हमें इनको गड्डियों में अरेंज करना है। सारी गड्डियाँ एक जैसे साइज़ की हैं, एक बराबर हाइट की हैं। इस तरीके से अरेंज करना है कि ट्रे में ये मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई करें। अगर इनको ट्रे में मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई करना है, सारी बर्फियों को अगर ट्रे में रखते हैं तो एरिया ऑफ स्पेस मिनिमम हो, तो हमें क्या करना है? ज़्यादा हाइट तक हम बर्फियों को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सारी बर्फियों को हमने एच हाइट तक, सारे स्टेक्स को एच हाइट तक अरेंज किया, तो कॉमन हाइट हो गई एच। तो पहले अगर हम 420 बर्फियों की एच हाइट तक की स्टेक्स बनाएंगे तो मान लेते हैं कितनी स्टेक्स बन गई? ए। सिमिलरली 150 बादाम बर्फियों की बी स्टेक्स बन गई। तो इस तरीके से इनको हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर एच क्या है? स्टेक्स की हाइट है, दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सारी स्टेक्स इक्वल हाइट की है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एच क्या था? कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ निकाला। मैक्सिमम हाइट तक जा सकते हैं इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। ठीक है ना, ओके। एचसीएफ है आपका 30। देन टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स, तो 420 बर्फियों की 30-30 की अगर स्टेक्स बनाएंगे तो 14 स्टेक्स काजू वाली बर्फी की बनेगी, और 150 की 30-30 की 5 स्टेक्स आपकी बादाम वाली बर्फियों की बनेगी। इस तरीके से टोटल आपको 19 स्टेक्स में ये बर्फियाँ लगा दी जाएंगी। ओके, कम टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आपका एग्जाम्पल 16। ठीक है, रवि एंड शिखा drive around a circular sports field. Ravi takes 60 minutes, ठीक है, to complete one round, whereas Shikha takes 20 minutes to complete a round. ठीक है, आगे, if both started at the same point and at the same time and go in the same direction, after how much time will they meet at the starting point? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर राउंड है, रवि और शिखा दोनों लोग एक ही पॉइंट से एक साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राउंड लगाना चालू करते हैं। रवि का ये मैं डिफरेंट कलर में आपको ये बना के दिखा देता हूँ। मान लेते हैं रवि का ये ग्रीन वाला है। एक राउंड पूरा किया रवि ने, कितना टाइम हो गया? 16 मिनट्स। ठीक है, इधर आ जाएगा 16 मिनट्स में। फिर दोबारा एक राउंड पूरा करेगा, फिर 16 मिनट्स में दोबारा, यानी कि टोटल 32 मिनट्स में इधर ही आएगा। अगेन एक और राउंड पूरा करेगा, टोटल 48 मिनट्स में इधर आ जाएगा। एंड सिमिलरली इस तरीके से हर 16 मिनट के बाद, अभी से हर 16 मिनट के बाद रवि इस पॉइंट पर वापस आएगा। ठीक है, अब मैं शिखा की बात करता हूँ। शिखा स्टार्ट करेगी इस पॉइंट से, ओके, और एक राउंड पूरा करके वापस इधर पहुंचेगी इन 20 मिनट्स। ठीक है, क्लियर है? अगेन शिखा दोबारा से पूरा राउंड करके वापस आएगी 20 मिनट, यानी कि टोटल 40 मिनट में दो राउंड पूरे करके सेम पॉइंट पे पहुंच जाएगी। अगेन 20 मिनट्स के बाद इन 60 मिनट्स, टोटल 60 मिनट्स पूरे 3 राउंड करके सेम पॉइंट पे पहुंचेगी, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएंगे। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि एक साथ एक बार इस पॉइंट से स्टार्ट किया उन्होंने, लेट हम दोनों ने पी पॉइंट से स्टार्ट किया, तो ये पूछा है कि दोबारा घूमते घूमते पी पॉइंट पर ये दोनों दोबारा कितने टाइम बाद साथ में मिलेंगे। ओके, तो भाई अब कितने टाइम बाद मिलेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि रवि और शिखा हर कितने टाइम बाद दोबारा इस पॉइंट पे आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि रवि आने वाला है 16, पहले 16 पे, फिर 32, 48, ठीक है, एंड सो ऑन, और शिखा आने वाली है 20, 40, 60 एंड सो ऑन। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि कोई एक पर्टिकुलर टी टाइम ऐसा होगा तब ये दोनों लोग एक साथ इस पी पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लेते हैं जो टी टाइम है वो है रवि के एन राउंड लगने के बाद 16 16 16 एन टाइम्स। ओके,
इस तरीके से सिखा भी इसी टाइम पर, इतने ही टाइम बाद दोबारा इधर मिलेगी। तो 20 के कितने राउंड, m राउंड, क्योंकि दोनों का टाइम वेरिएशन है तो टोटल टाइम में दोनों के नंबर ऑफ राउंड वेरी करेंगे। ओके, क्लियर है क्या? तो मान लेते हैं आफ्टर t टाइम दे विल मीट एट द सेम पॉइंट अगेन। ओके, क्लियर है? तो t टाइम, टोटल टाइम जो इन्होंने लगाया है वो क्या रहेगा, 16 16 16 16 n टाइम्स तक रवि के राउंड रहेंगे और 20 20 20 m टाइम्स तक शिखा के राउंड रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझेंगे, अपने को क्या पता करना है, टोटल टाइम। जो टोटल टाइम है वो अपना क्या है, इधर फैक्टर है या मल्टीपल है, मल्टीपल है। यानी कि वो टोटल टाइम 16 और 20, 16 एंड 20 का कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल है, वो कोई कॉमन मल्टीपल है ये। ठीक है क्या? तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, निकालना है इनका मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल का मतलब LCM। ओके, आप इनका LCM निकाल देंगे। ठीक है, इट शुड बी कितना आएगा ये, 80। ठीक है, तो अब देखेंगे ऐसा ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे, तो एट 80 मिनट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दे विल मीट अगेन। हाँ, यहाँ पर ये है कि रवि के 5 राउंड पूरे हो रहे होंगे और शिखा के 4, लेकिन अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। अपने को ये पूछा था कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोबारा से फिर कब मिलेंगे, तो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये तो पूरा मैंने समझाया है क्वेश्चन को, आपको सिंपली इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है खुद, और उसके बाद में आपको ये समझ लेना है कि अपन को इस क्वेश्चन में LCM निकालना है या SCF। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, और बेटर है अगर क्वेश्चन को आप इक्वेशन फॉर्म में डालना सीख गए, इक्वलिट डिवीजन लेमा फॉर्म में, क्योंकि इस क्वेश्चन के चैप्टर के बिगनिंग में हमने ये सीखा है ना, अगर आप लेमा की फॉर्म में क्वेश्चन को डालना सीख गए तो आप सारे क्वेश्चन को, किसी भी लेवल के चैलेंज को आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ आसानी से पकड़ में आ जाता है कि अपने को फाइंड क्या करना है। ठीक है क्या? या इक्वेशंस बन रही है तो उनमें क्या एडजस्टमेंट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अपन इसको डायरेक्ट जब करेंगे ना, हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों का LCM निकाल देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और इस एक्सरसाइज का एग्जांपल ये लास्ट है। चलिए, ये है आपका एग्जांपल नंबर 17। In a school, there are two sections, namely A and B of class 10th. There are 30 students in section A. आपका जो section A है इसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, और जो आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपके 28 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, सेक्शन ए में 30 स्टूडेंट्स हैं एंड सेक्शन बी में 28 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट they can be distributed equally among the students of section A और section B। ये important है, A और B। ठीक है क्या? यानी कि अपने पास जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स है ना, टोटल बुक्स है ना, सेक्शन A के बच्चे आए तब भी हम इनको इक्वली A के बच्चों में बांट सकते हैं। A के बच्चे यानी कि 30 स्टूडेंट्स, यानी कि जो टोटल बुक्स हैं वो 30 स्टूडेंट्स में भी इक्वली शेयर की जा सकती हैं, और या फिर वो टोटल बुक्स सेक्शन बी के 28 स्टूडेंट्स में भी इक्वली शेयर की जा सकती है। इक्वली मतलब बराबर बराबर। ठीक है, हर बच्चे को इक्वल बुक्स दी गई। ठीक है, तो अगर हम ये टोटल बुक्स को, है ना, अगर हम ये टोटल बुक्स को, लेट द टोटल बुक्स आर T, है ना, ये टोटल बुक्स को 30 बच्चों में बांट देते हैं और हर एक को इक्वल, यानी कि लेट A नंबर ऑफ बुक्स हर एक बच्चे को मिलती है। क्लियर है? ये ऐसा कहना चाहता है क्वेश्चन कि जो टोटल बुक्स है ना वो हम सेक्शन ए के सारे बच्चों में इक्वली बांट सकते हैं। ठीक है, तो टोटल बुक्स को इक्वली बांट दिया, यानी कि सारे बच्चों में इक्वली बांट दी। इतनी सफिशिएंट बुक थी, ना कम थी ना ज़्यादा थी, लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स उतना सफिशिएंट था। ठीक है, और ये बुक्स अगर सेक्शन बी के बच्चों में भी बांटेंगे तो इक्वली बढ़ जाएंगी। हाँ, ये बी टाइम्स रहेगा इधर। ठीक है ना, ध्यान में रहना है, सारे सेक्शन बी के बच्चों को बराबर बुक्स मिलेंगी, पर यहाँ पे ये नहीं है कि सेक्शन बी के बच्चों में जो बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनका नंबर ए वाले बच्चों के नंबर के बराबर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए वाले सारे बच्चों में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स बांट दी जाएंगी, 30 स्टूडेंट्स हैविंग ए नंबर ऑफ बुक्स ईच, है ना, एंड सेक्शन बी में 28 स्टूडेंट्स हैविंग बी नंबर ऑफ बुक्स ईच। ओके, इतनी सफिशिएंट बुक्स हैं टी। ठीक है क्या?
तो अपने को फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, क्लियर है क्या? अपने को फाइंड क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। ओके, मिनिमम नंबर क्यों बोला, क्योंकि अभी हम जब सॉल्व करेंगे ना इसको तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मिनिमम नंबर का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ये टी क्या है, आपको ये समझना है कि ये टी क्या है, तो आप क्लियरली पहचान पाएंगे टी यहाँ पर 30 और 28 का एक कॉमन मल्टीपल है, ठीक है क्या? तो हम क्या निकाल देंगे, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो क्या निकाल देंगे इन दोनों का कॉमन मल्टीपल, एलसीएम ऑफ 30 एंड 28 आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 420, ठीक है क्या? यानी कि लाइब्रेरी में कम से कम 420 बुक्स होनी चाहिए, एग्जैक्ट 420 कम से कम होनी चाहिए, जिनसे कि 30 बच्चे अगर आते हैं अपने पास तो हम 420 बुक को 30 बच्चों में इक्वली बांट सकते हैं, ठीक है। डिवाइड देके आप क्लियर कर सकते हैं, हर बच्चे को अपन 14 बुक्स बांट देंगे। या फिर अगर ये 28 बच्चे अपने पास आ जाते हैं, ठीक है ना, अगर ये 28 बच्चे अपने पास आ जाते हैं, ठीक है, तो हम ये 420 बुक्स उन 28 बच्चों में भी इक्वली बांट सकते हैं, ठीक है क्या? ये आपका बन रहा है 15 बुक्स ईच, क्लियर है? अब यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स एलसीएम क्यों निकाला, यहाँ पे लीस्ट कैसे, ओके? तो बेटा अगर ये लाइब्रेरी में 840 बुक भी तो हो सकती थी, तब भी ये सेटिस्फाइड करेगा क्वेश्चन को, एंड सो ऑन, और भी, ठीक है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है क्या? इसीलिए हम क्या निकालेंगे, लीस्ट यहाँ पे, ठीक है क्या? क्लियर है? इसी के साथ इस एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स हमने कवर किए। अब मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करूंगा, ठीक है क्या? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 1B, ठीक है क्या? ठीक है, एक्सरसाइज 1B में आते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। ये तो काफ़ी आसान है, आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, प्राइम नंबर की फॉर्म फैक्टर्स बनाने हैं और देन एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। मैं रैंडमली कुछ क्वेश्चंस इसमें से बता देता हूँ, जैसे कि मैं पहले थर्ड वाला बता देता हूँ, 96 एंड 408। तो हम सबसे पहले इनको लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 404, सॉरी, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है द फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली, ओके? क्लियर है? ठीक है, ये आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5, 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 1, ओके? 404 को कर लेते हैं हम प्राइम फैक्टराइज, ओके? ओके, 101 प्राइम नंबर है, ये 101 से ही डिवाइड जाएगा, ओके? तो ये फैक्टर बन गए आपके 2 टू दी पावर 2 इंटू 101 टू दी पावर 1, क्लियर है? अब अपन निकालेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, ओके? तो बताओ कि मल्टीपल और फैक्टर, ये क्लियर है क्या? एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मल्टीपल और फैक्टर, हम मल्टीपल और फैक्टर की बात करेंगे तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी दोनों में से, अगर हम कंपेयर कर सकते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि मल्टीपल बड़ा होता है और फैक्टर छोटा होता है, क्लियर है क्या? जैसे कि अगर मैं बात करूँ 8 के फैक्टर करेंगे तो 8 के फैक्टर रहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 क्या है, फैक्टर है, और 8 क्या है, मल्टीपल, ठीक है क्या? तो मल्टीपल फैक्टर के या तो बराबर हो सकता है या फिर बड़ा होगा, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि मल्टीपल बड़ा रहेगा, ठीक है? तो अब हम आते हैं 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, तो बड़ा क्या है 2 की पावर 5 और छोटा क्या है 2 की पावर 2, ठीक है क्या? इंटू 3 की पावर 1
और नीचे 3 की पावर क्या है 0, तो बड़ा क्या है 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 को हम नोट नहीं करते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 101 की पावर 1 और ये 101 की पावर 0 नोट नहीं करेंगे, क्लियर है। कुल मिलाकर आपका एलसीएम हो गया 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101 और एचसीएफ हो गया 2 टू दी पावर 2। ओके, आप सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। देन आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, मैं बता देता हूँ। ये रहेगा 9696, ओके, और ये रहेगा 4। डन, क्लियर है, इतना आसान है, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, ये आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम आसानी से जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें इसका ये 6 वाला बता देता हूँ, 1152 एंड 1664, ओके। 1152 एंड 1664, तो हम सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख देंगे, 1152, ठीक है। इधर हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 से देंगे, ठीक है, फिर 2 से जा सकता है अगेन, फिर 2 से हमने इसको डिवाइड दिया, ओके। और ये 3 3 ज़ा 9, डन, ओके। सिमिलरली 1664 को हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। ये 2 से डिवाइड जा रहा है 832, अगेन 2 से बिल्कुल डिवाइड जा रहा है 416, अगेन 2 से डिवाइड जा रहा है 208, 2 से अगेन डिवाइड जा रहा है 104, 52, 26, ठीक है क्या, 2 से 13 है, 13 टाइम्स 1, क्लियर है क्या। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 2 टू दी पावर 7 इंटू 3 टू दी पावर 2, क्लियर है। और ये रहेगा 1664, ये रहेगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, 2 टू दी पावर 7 इंटू 13 टू दी पावर 1, क्लियर है। क्या क्या निकालेंगे, एस सी एफ एंड एल सी एम, ध्यान में रहेगा कौन सी वैल्यू बड़ी रहेगी इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो मल्टीपल बड़ा रहेगा, ठीक है। तो बड़ी पावर मल्टीपल में और छोटी पावर अगर दोनों बराबर हैं, है ना, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों बराबर रहते हैं, ठीक है क्या। यहाँ पे छोटी पावर भी 7 है और बड़ी पावर भी 7 है, ठीक है क्या। ओके, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 रहेगा, ये 1, 13 की पावर 1 और इधर 1, ओके। देन आप इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, मैथमेटिकली इनटू कर लेंगे, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ मिल जाएगा, ठीक है क्या। बाकी के क्वेश्चंस आप आसानी से इसके कर पाएंगे। अच्छा, इसमें वेरिफिकेशन और था, वेरीफाई दैट द एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। पहले वाले में मैंने नहीं किया, तो आप कर लेंगे, मैं सेकंड वाले में इसका वेरिफिकेशन करा देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। पहला नंबर था 1152 इंटू 1664, आप इसको प्रोडक्ट कर लेंगे, 1152 इंटू 1664, कैलकुलेट कर लेना। चलो, मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं कुछ कैलकुलेशन उससे कर लेता हूँ, ठीक है क्या। ओके, आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान में रखना है, ओके। अब प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ओके। ये था आपका 2 टू दी पावर 7, 128, और ये था आपका 14976, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ, ये वैल्यूज आपकी रहेंगी। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको,
तो ये आता है 1916928। ओके, तो यहाँ पर हम कह देंगे इट इज वेरीफाइड दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, आप वेरीफाई कराने के बाद दोनों वैल्यू सेम आ जाएं, ठीक है, तो कह सकते हैं सिंस, ऐसे भी लिख सकते हैं सिंस इक्वेशन 1 is equals to equation 2, therefore we can say it is verified and the product of number is equals to product of LCM and HCF। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पर दो से ज़्यादा नंबर हैं, बिल्कुल है सिमिलर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसमें से एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ। लेट 5 वाला कर लेते हैं अपन। 30, 72 एंड 432, ये तीन नंबर्स हैं। अपने को इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टर कर लेंगे। आप अच्छे से प्रेजेंटेशन लिखेंगे, है ना, मैं सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ बट मैं प्रेजेंटेशन को उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, ध्यान में रखना है। ओके, तो ये आपका बन गया 2 to the power 1, 3 to the power 1, 5 to the power 1। ये बन गया 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2, और ये बन गया 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 3। क्लियर है, ये हमने इनको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया। क्या निकालना है अपने को, एलसीएम और एचसीएफ। फिर से मैं रिकॉल कराता हूँ, फैक्टर एंड मल्टीपल, कौन सी वैल्यू बड़ी रहेगी, तो ये मल्टीपल बड़ी वैल्यू है, मल्टीपल में हमें बड़ी पावर्स लेनी है। तो पहले हम 2 की बात करते हैं। 2 की पावर 1 3 4, बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 4। ओके, और छोटी पावर क्या है 2 की पावर 1। क्लियर है क्या, आगे 3 की पावर 1 2 3, तो बड़ी पावर क्या है 3 की पावर 3, और छोटी पावर क्या है 3 की पावर 1। क्लियर है, ओके। अगेन इसमें 5 की पावर 1 है और इनके साथ नहीं है, चलेगा। ओके, देन आप इसको सॉल्व करके अपना आंसर्स लिख देंगे। ये आपका बनना चाहिए 2 to the 4 इंटू 9 इंटू 5। ओके, 720, और ये रहेगा 6। ओके, तो ये आपके आंसर्स रहेंगे। इसमें इसमें कोई वेरिफिकेशन तो नहीं मांगा है, ना इसमें कोई वेरिफिकेशन आपसे नहीं मांगा है। ठीक है, ये इसमें क्या रहेगा, एक सेकेंड। ओके, एक 3 का इंटू और करना है। ये है आपका 2160। क्लियर है, मल्टीप्लाई दोबारा करके चेक कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें एक नेक्स्ट 6 पार्ट भी इसका करा देता हूँ। ठीक है, ये है 21 28 36 एंड 45। इन चार नंबर्स को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर करके इनको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 21 का दिया 3 7 जा, आपको प्राइम नंबर पता होगा, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम प्राइम नंबर को यूज़ करते हैं, और हम प्राइम नंबर को यूज़ करने के लिए बेटर होता है कि सीक्वेंस में चलते हैं। पहले छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड देते हैं जब तक वो छोटे प्राइम नंबर से जाता है। अगर इवन है तो ऑब्वियसली 2 से जाएगा, क्योंकि ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर। ओके,
ये आपके प्राइम नंबर के फैक्टर बन गए। 21 के फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 7, पावर फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 28 के फैक्टर आपके बन गए 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। 36 के आपके फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, एंड 45 के आपके फैक्टर बनेंगे 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। क्लियर है? ओके। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, SCF एंड LCM, ठीक है। ओके, SCF एंड LCM निकालेंगे। अच्छा हाँ, ये ध्यान में रखना था, ये वेरिफिकेशन पॉसिबल है केवल जब 2 नंबर की बात हो, 3 नंबर में ये वेरीफाई होगा ही नहीं, ठीक है, ध्यान में रखना था। ओके, आते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो 2 को चेक करते हैं। 2 की पावर है 2 2 2 और ऊपर क्या है 2 की पावर 0, तो मैक्सिमम में 2 की पावर 2 और इधर 2 की पावर 0 मतलब 1। ओके, फिर दूसरा प्राइम नंबर 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, मैक्सिमम है 3 की पावर 2, लेकिन सेकंड वाले में 3 की पावर 0 है इसलिए 1। ओके, अगेन नेक्स्ट है 5, 5 की पावर 1 मैक्सिमम है, लेकिन इधर 5 बाकी पे नहीं है इसलिए 5 की पावर 0। ओके, फोर्थ वन इसमें है 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, ठीक है। जो 2 में है बाकी में नहीं है, ये इसमें सॉरी 5 की पावर 0 का इधर है 1 और 7 की पावर 0 का है 1, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर, कॉमन फैक्टर इन सब में क्या आएगा 1 आएगा, और इनका मल्टीपल क्या है, मल्टीपल है आपका 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, दैट इज 1260। ओके, ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया, ठीक है। ठीक है ना, कोई डाउट? तो अगर हम बात करें जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनमें अगर हम बात करें SCF 1 तो हमेशा SCF होगा ही होगा, ठीक है ना। यानी कि जिन नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा उनमें 1 तो एक कॉमन फैक्टर सारे ही नंबर्स का होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाकी के इसके सारे स्टेप्स आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है, द SCF of two number is 23 and their LCM is 1449, if one of the number is 161 find the other। बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें क्या दिया है, SCF दिया है एंड LCM दिया है, और आउट ऑफ 2 एक नंबर दिया है, और हमें सेकंड नंबर पूछा है, ठीक है। ये 4 चीज रहेंगी, अपन ने डिस्कस किया था, एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। ओके, SCF दिया है 23, है ना, LCM है 1449, है ना, और आपको आउट ऑफ दीज वन नंबर इज 161 एंड अदर वन इज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। सिंपल फार्मूला लिख देना है और सॉल्व कर देना है। नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल्स टू SCF इंटू LCM। आप ऐसे भी लिख सकते थे, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड SCF। ओके, सिंपली पुट कर देते हैं, नंबर 1 की जगह 161, नंबर 2 को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। ओके, ये केमिस्ट्री नहीं है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो नंबर 2 इक्वल्स टू 23 इंटू 1449 डिवाइड बाई 161। होपफुली ये डिवाइड होना चाहिए 23 से 161 7 टाइम्स। ओके, ये हो गया 7 सॉरी 204 207, ठीक है। ओके, चलिए, द सेकंड नंबर शुड बी 207। ओके, नेक्स्ट है आपका फोर्थ, द SCF ऑफ टू नंबर इज गिवन एंड देयर LCM गिवन, वन नंबर इज गिवन, फाइंड द अदर। बिल्कुल सिमिलर है, आप लोग करेंगे। फिफ्थ में द SCF ऑफ टू नंबर इज गिवन एंड देयर प्रोडक्ट इज गिवन, फाइंड द LCM। इस बार अपन को क्या दिया है,
एचसीएफ दिया है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया है, यानी कि नंबर 1 इंटू नंबर 2, इसकी कंबाइंड वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे इसको मैं लिख के बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था आपका 5। ओके, दिया है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये है आपका 12960 एंड साथ में दिया है एचसीएफ, ये है आपका 18। तो आप लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये वैल्यू आपको है, ये वैल्यू है, आप एलसीएम सीधे निकाल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम इक्वल्स टू, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एचसीएफ। ठीक है क्या, देन पुट कर लेंगे एंड सॉल्व करके आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर whose SCF is 18 and LCM is 760। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से समझना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। इसमें एक बात और समझने की है। ठीक है, कि दो नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, इट शुड बी अ होल नंबर। ठीक है, ये क्या होगा, एक होल नंबर होगा। दो नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ, कोई भी दो नंबर लेता हूँ, ऑब्वियसली होल नंबर से ये, इनका मैं प्रोडक्ट करता हूँ, ये होल नंबर होगा। ठीक है, अगर होल नंबर को मैं, अगर इनका एलसीएम या एचसीएफ लेता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ जो भी हम निकालते हैं, तो ये भी आप देखेंगे, ये भी सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, ये फ्रैक्शंस में नहीं होते। ठीक है ना, पॉइंट्स में या फ्रैक्शंस में नहीं। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं किन्हीं दो नंबर्स को, होल नंबर को प्रोडक्ट करता हूँ तो उन दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट भी एक होल नंबर आता है, और अगर उनका एलसीएम या एचसीएफ निकाला जाता है तो ये भी एक होल नंबर्स की फॉर्म में आता है। ठीक है ना, तो यानी कि जब भी हम होल नंबर को प्रोडक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं म्यूचुअली, यानी कि हम होल नंबर को होल नंबर से प्रोडक्ट करते हैं, ये मैंने नंबर्स लिखा है मतलब प्रोडक्ट है, और या फिर हम होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड देते हैं तो आंसर भी होल नंबर की फॉर्म में ही आता है, ये फ्रैक्शन या डेसिमल्स की फॉर्म में नहीं आ सकता। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक होल नंबर होगा। ठीक है ना, एलसीएम हमेशा एक होल नंबर होगा और एचसीएफ भी हमेशा एक होल नंबर होगा। ठीक है, तो नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये क्लियर है आपको। नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एलसीएफ। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर ये नंबर्स भी होल नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट भी होल नंबर है। अगर मैं कुछ भी, मेरे को अगर निकालना है, से एलसीएम निकालना है, अगर एलसीएम निकालना है तो मैं एचसीएफ को डिवाइड में लेके आता हूँ, और अगर मेरे को एचसीएफ निकालना है तो मैं एलसीएम को डिवाइड में लेके आता हूँ। ओके, कुल मिलाकर मैं एलसीएम निकालूँ या एचसीएफ निकालूँ, है ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ, अल्टरनेटिव दूसरे वाले से प्रोडक्ट को डिवाइड करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो भाई होल नंबर के प्रोडक्ट को होल नंबर से डिवाइड करने वाले हैं ना, तो जो भी आंसर है वो किस में आने वाला है, होल नंबर में। ठीक है क्या, क्लियर है, ये फैक्ट है, ये आप जितने भी आपने क्वेश्चंस किए उसमें इसको अप्लाई करके एक बार देखेंगे तो आपको ये फैक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है क्या, तो यानी कि अगर हम, है ना, अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, यानी कि अगर हम किन्हीं नंबर के प्रोडक्ट को एलसीएम या एचसीएफ से डिवाइड दे देते हैं, है ना, तो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट होल नंबर में ही आना चाहिए। क्लियर है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, इज इट पॉसिबल टू हैव
two numbers as SCF 18 and LCM 760। ठीक है, आप लोगों को ये पता होगा जो SCF है ना, वो SCF कॉमन फैक्टर है किसका, उन नंबर्स का, और LCM क्या है, मल्टीपल है। तो यानी कि मतलब अगर मैं कहता हूँ 8 क्या है, 4 का, 8 4 का मल्टीपल है, ठीक है ना। अच्छा 2 क्या है, 4 का, 2 4 का फैक्टर है। ओके, तो यानी कि अगर 2 4 का फैक्टर है तो क्या 2 4 के मल्टीपल का भी फैक्टर होगा। बात समझनी है। यानी कि एक मैं फिर से इसको दोबारा से लिखता हूं, अगर A इज अ फैक्टर ऑफ B, ए बी का फैक्टर है ना, एंड C इज द मल्टीपल ऑफ B, और C B का मल्टीपल है, मतलब से मैं ये बोलता हूं, लेता हूं मैं 6, चलिए ठीक है, ये लेता हूं 2, क्या स्टेटमेंट सेटिस्फाइड करता है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, चलेगा। ओके चलिए, फिर ये मैंने ले लिया से C की जगह 18। ओके, क्या ये भी सही है, हाँ 18 इज द मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। तो एक बात बताना, तो क्या है, 6 का फैक्टर है ना, और 18 क्या है, 6 का मल्टीपल है, तो 6 का मल्टीपल यानी कि 6 उसका फैक्टर है, और जो 6 का फैक्टर है 2, वो ऑब्वियसली इसका फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो यानी कि किन्हीं नंबर्स का जो फैक्टर है वो उनके मल्टीपल का हमेशा फैक्टर होगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि 6 18 का फैक्टर है और 2 6 का फैक्टर है, इसका मतलब 2 18 का फैक्टर होगा, ठीक है। अगर 2 18 का फैक्टर होगा तो यानी कि 2 18 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। यानी कि अगर A B का फैक्टर है और B C का फैक्टर है, मीन्स A डिवाइड्स B इन होल नंबर्स, B divides C in whole number, therefore A should divide C in whole number। क्लियर है, इसको अप्लाई करना, एक दो एग्जांपल इसको अपने आप करके देखना, ये सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है क्या। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर है ना, ये उन नंबर्स का फैक्टर है जिन नंबर्स का ये क्या है, मल्टीपल है। तो यानी कि 18 से वो नंबर डिवाइड जाते हैं और वो नंबर से 760 डिवाइड करता है, इसका मतलब 18 से 760 भी डिवाइड जाना चाहिए, अगर ये सही है तो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, चेक करने के लिए ठीक है, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस मल्टीपल को फैक्टर के फैक्टर से डिवाइड करा देते हैं, ठीक है क्या, मतलब फैक्टर से डिवाइड करा देते हैं, ठीक है। अगर ये डिवाइड एग्जैक्टली जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो फिर तो ये ठीक है, फैक्टर सही है, ये पॉसिबल है। अगर ये नहीं होता है तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होल नंबर में आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। therefore it is not possible for two numbers that their SCF is 18 and LCM is 760, ठीक है। क्लियर है क्या, मतलब कोई दो नंबर ऐसे नहीं हो सकते जिनमें 18 अगर उनका फैक्टर है तो 760 उनका मल्टीपल हो जाए, क्यों, क्योंकि अगर 18 उनका फैक्टर है तो 18 760 का भी, क्योंकि उनके मल्टीपल है 760, उसका भी फैक्टर होना चाहिए था, ठीक है क्या। क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, ये इसका लॉजिक ये है, सारा का सारा जो अभी हमने डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन, आप कह रहे होंगे कि बच्चों वाला क्वेश्चन हमसे पूछा है, सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत छोटी क्लास में हमने किया है, लेकिन यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म जो फाइंड करना है ना, उसका मतलब ही कुछ और है, ठीक है। इन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करने के लिए दिया है, इनका पर्पस कुछ और है, ठीक है। अब 96, ओ सॉरी 69 एंड 92, ये दो वैल्यूज हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इनमें से जो भी कॉमन फैक्टर है उसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि मैं पहले इनको, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ओके। हम इसको पहले
मल्टी फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है क्या। तो ये आपका 69, ये जाएगा आपका, लेट हम 3 से दे सकते हैं 23, ओके। 92 भी जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23, देखते हैं सही है ना। हाँ जी सही, ओके, क्लियर है। तो अब जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देते हैं सर, इसमें से ये कैंसिल हो जाता था और रिजल्टेंट बचता था 3 आउट ऑफ 4, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब ये तो आसान सी वैल्यू थी, ऐसे आपने फैक्टर कर लिया, लेकिन एक बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यू अगर आती है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे। तो इसका देखो, जो एक्चुअल यहाँ पे हम सीखने वाले हैं उसका तरीका क्या है। अपने को ये पता है कि इस तरीके से कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है, हमें उसको काट देना है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है, अपन को उसको काट देना है, यानी कि उसको एडजस्ट कर देना है, या फिर हम बोथ साइड उससे डिवाइड करा देंगे, है ना। तो अब वो कॉमन फैक्टर क्या है, वो कॉमन फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन है ना, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। हम सिंपली क्या निकालते, एस सी एफ ऑफ 69 एंड 92, क्लियर है। हम 69 एंड 92 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते। आप डिवीजन मेथड से जा सकते हैं और आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जा सकते हैं। छोटे क्वेश्चंस में आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कंफर्टेबली कर पाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा ना, तो डिवीजन मेथड यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, ओके, ठीक है। मैं डिवीजन मेथड से इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालता हूँ। एस सी एफ क्या आ गया, 23, ठीक है। यानी कि मेरे को ये पता है कि ये दोनों नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 23 है, तो सिंपली क्या करना था, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 69 एंड 92 को, दोनों को मैं 23 से डिवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। हम सीधे इसको 23 से एडजस्ट करा के, या 23 इंटू 3 और 23 इंटू 4 लिख के एडजस्ट करा देंगे, आंसर होगा ये, ठीक है, ठीक है। ये क्यों मैंने सिखाया, क्योंकि अभी तो ये बहुत आसानी से आपने फैक्टर कर लिए, सारा रहा, लेकिन बहुत बड़ी फिगर आएगी तो फैक्टर करना बहुत भारी पड़ेगा, ठीक है ना। और फैक्टर वैक्टर करना बहुत लेंथी रहेगा, इसलिए बेटर होता है कि हम यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें और उसको एडजस्ट करा दें, ठीक है। अगर सर दो नंबर्स में कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो भैया वन होगा ना, वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है क्या, ठीक है ना। उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब वन है, वन है का मतलब वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो वो नंबर्स जिनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होता है ना, उसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। द नंबर्स does not have any common factor other than one in between them are called co-prime number, क्लियर है, ठीक है क्या, ओके। तो अभी आप लोग यहाँ तक का पूरा कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम में। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग थोड़ा सा इसको देखें, कहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है, कहाँ पे एलसीएम निकालना है। थोड़ा सा आप यूक्लिड डिवीजन लेमो में क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन को पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो आप करके देखेंगे इसको, कल मैं इसको कंटिन्यू करेंगे अपन, और मैं पूरे क्वेश्चंस 27 तक इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है क्या। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सारे बच्चे यहाँ तक का सारा सॉल्व कर लेना, ऑल एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है क्या। और उसके बाद कल कंटिन्यू करते हैं, ओके, गुड बाय।